नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा का एकादश पाठ सावित्रीबाई फूले। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फूले के योगदान पर केंद्रित है। उपरि निर्मितम चित्रम पश्यत इदम चित्रम कस्याश्चित् पाठशालाया वर्तते इयं सामान्या पाठशाला नास्ति इयमस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिप्ति परं सा स्वदृष्टिनिश्चात् न विचलति। स्वविद्यालय कन्याभिः स विनोदम् आलपन्ति। सा अध्यापनेन संलग्ना भवति। तस्या स्वकीयम् अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। कियं महिला अपि युमिमां महिलां जानीत यमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधेया। ऊपर बने हुए चित्र को देखो। यह किसी विद्यालय का है। यह सामान्य विद्यालय नहीं है। यह महाराष्ट्र का पहला कन्याओं का विद्यालय है। एक अध्यापिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल और कोई पत्थर के टुकड़ों को फेंकता है, परंतु वह अपने मजबूत इरादे से नहीं हटती है। अपने विद्यालय में कन्याओं से हंसी मजाक के साथ बातचीत करती हुई प्रशिक्षण कार्य में लगी होती है। उसकी अपनी पढ़ाई भी साथ ही चल रही है। यह महिला कौन है? क्या आप लोग इस महिला को जानते हैं? यही महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फूले नाम वाली है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहतो। 9 वर्षदेशीया सा ज्योतिबा फूले महोदयेन परिणीता। सोऽपि तदानीं 13 वर्षकल्प एव आसीत्। यतो हि स स्त्रीशिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। अतः सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययनभिलाषा उत्सं प्राप्तवती। इतः परं सा साग्रहम् आङ्ग्लभाषायाः अपि अध्ययनं कृतवती। जनवरी महीने के तीसरे दिन सन 1831 ईस्वी वर्ष में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री ने जन्म लिया। उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी नाम वाले थे। 9 वर्ष की आयु वाली वह ज्योतिबा फूले जी के साथ ब्याही गई। वह भी उस समय 13 वर्ष की आयु वाले थे। क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ाई करने की इच्छा बढ़ गई। इससे आगे उन्होंने आग्रहपूर्वक अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई भी की। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभत। तदानीं सा केवलं 17 वर्षीया आसीत्। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तथा अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरं विरोधनम् अकरोत्। विद्वानां शिरोमुण्डनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितः मिलिता। फलतः केचन नापिता अस्यां रूढो सहभागिताम् अत्यजन्। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टं यत् कूपं निक्सा शीर्णवस्त्रावृता तथा कथिता निम्नजातीया काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। उच्चवर्गीया उपहासं कुर्वन्तः कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं नाशक्नोत्। सा ता स्त्रियं निजगृहं नीतवती। तडागं दर्शयित्वा अकथयत् च यत् यथेष्टं जलं नयत्। सार्वजनिकोऽयं तडागः अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जातिबन्धनं तथा मनुष्याणां समानताया स्वतन्त्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थिता।
सन 1848 ईस्वी वर्ष में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा जी के साथ कन्याओं के लिए राज्य का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। उस समय वह केवल 17 साल की थी। सन 1851 ईस्वी वर्ष में छुआछूत के कारण अपमानित किए गए समूह की लड़कियों के लिए अलग से उन्होंने दूसरा विद्यालय आरंभ किया। सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने जोर शोर से विरोध किया। विधवाओं के सिरों का मुंडवाने का निराकरण यानी कि सिर मुंडवाने की प्रथा को बंद करने के लिए वह स्वयं नाइयों से मिली। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रिवाज में अपनी भागीदारी छोड़ दी। एक बार सावित्री ने देखा कि कुएं के पास फटे हुए वस्त्रों में लिपटी कथित नीची जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए मांग रही थी। ऊंची जाति की स्त्रियां मजाक करती हुई कुएं से पानी पिलाने को मना कर रही थी। सावित्री इस अपमान को सह न सकी। वह इन स्त्रियों को अपने घर ले आई और तालाब दिखाकर कहा कि इच्छा अनुसार पानी ले जाओ, यह तालाब सब लोगों के लिए है, यहाँ से जल लेने में जाति का बंधन नहीं है। उन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का समर्थन हमेशा पूरी तरह से किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्यों औदानं महत्वपूर्णं सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ितजनानाम् आश्रान्तम् अविरतं च सेवाम् अकरोत्। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम् अकरोत्। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेन ग्रस्ता। 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनं गता। साहित्यरचनया अपि सावित्री महीयते। तस्य काव्य संकलनद्वयं वर्तते। काव्यफूले सुबोधरत्नाकर चेति। भारतदेशे महिलोत्थानस्य गहनाबोधाय सावित्री महोदयाया जीवनचरिता अवश्य अध्येतव्यम्। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी। इस मंडल का उद्देश्य पीड़ित समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जगाना था। सावित्री ने अनेक संस्थाओं को अपने निर्देशन की कुशलता से संचालित किया। अकाल के समय और प्लेग के समय उन्होंने पीड़ित लोगों की बिना थके और लगातार सेवा की सहायता की वस्तुओं की व्यवस्था के लिए पूरा प्रयास किया। महारोग के फैलाव के समय में सेवा में लगी हुई वे स्वयं इस महामारी से पीड़ित हो गई और सन 1897 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़कर अर्थात आगे है। उनके 2 काव्य संग्रह हैं, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिलाओं के उत्थान की स्थिति को गहराई से समझने के लिए सावित्री जी का जीवन परिचय अवश्य पढ़ना चाहिए।